Hello everyone. So welcome to the another class of Pharmacotherapeutics 1. तो प्रोबेबली जो हमारा सिलेबस है उसका ये आज आखिरी क्लास होने वाला है। इससे आगे भी हम अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्लिनिकल चीज़ें, क्लिनिकल केस स्टडीज जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है या फिर कोई स्टूडेंट्स मेरे को पिंग करता है ना, मैसेज करता है, तो उसके हिसाब से हम एडिशनल टॉपिक्स लेते रहेंगे। ये एंड नहीं है, हाउएवर अपने सिलेबस के हिसाब से ये अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है इसेंशियल ड्रग लिस्ट। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में रेशनल ड्रग फॉर्मुलेशंस और रेशनल ड्रग यूज के बारे में देखा था, जो पब्लिक हेल्थ पॉइंट और एपिडेमोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से या ओवरऑल एक जो फार्माकोथेरेपेटिक अप्रोच रहता है जहां पे हमको थेरेपेटिक गोल अचीव करने हैं, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये उसी का एक कंप्लीमेंट्री टॉपिक हम मान सकते हैं, जहां पे इसको भी बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए WHO द्वारा पहले यूज किया गया था। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो WHO द्वारा लाया गया था और लार्जली इसको प्रमोट भी करा गया था। तो देखते हैं कि इसेंशियल ड्रग क्या है और इसेंशियल ड्रग लिस्ट क्या है। तो अगर हम इसेंशियल ड्रग लिस्ट को देखेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना, EML भी बोलते हैं इसको। दिस इज द लिस्ट ऑफ मेडिकेशन। तो लिस्ट है तो ये क्या रहेगा, ये लिस्ट ऑफ मेडिकेशन दैट सेटिस्फाई, यहाँ पे 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड की एक पर्टिकुलर रीजन पे सबसे लार्ज पॉपुलेशन के लिए कौन सा ड्रग सबसे इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ना, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में। तो ऐसे जो ड्रग रहते हैं उसको हम बोलते हैं इसेंशियल ड्रग, और ऐसे ड्रग को जो हम इकट्ठा करके जो लिस्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इसेंशियल ड्रग लिस्ट। राइट, हम फिर से एक बार देखेंगे। IDL इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिन सेटिस्फाई द प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की जो हेल्थ नीड है, अगर कोई ड्रग उस हेल्थ नीड को एड्रेस कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल मेडिसिन। और इसी से जो लिस्ट बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा इसेंशियल ड्रग लिस्ट है या फिर इसेंशियल मेडिकल लिस्ट है, उसमें से जो ड्रग है ना वो मोटा मोटी तरीके से उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेजोरिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आराम से एड्रेस करेगा। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डिजीज प्रिवेलेंस, कौन सी जगह में कौन सा डिजीज का प्रिवेलेंस ज्यादा है, एविडेंस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं वो कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है, एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ये क्या हमको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है कि नहीं है जनरल पब्लिक के द्वारा, ये भी चीजें हम देखेंगे। IDL concept was also introduced and promoted by the WHO, मैंने पहले ही बोल दिया। As per WHO, essential medicines are those that satisfy the priority health care need of majority of population, हमने आगे ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है। Essential medication should be available at all the time, ये हर टाइम में अवेलेबल होनी चाहिए, in adequate amount और सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए, अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म में होनी चाहिए, विद द एश्योर्ड क्वालिटी एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। राइट, ये कुछ 4-5 चीजें जो हम बता रहे हैं इसेंशियल मेडिसिन को सेटिस्फाई करनी होती है। ये ड्रग्स हर टाइम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल होनी है, एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होनी है, एडिक्वेट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होनी है, और कोई इंफीरियर क्वालिटी या जो अपना बोलते हैं सुपीरियर जो इस प्रोसेस क्वालिटी रहती है, ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी ड्रग रहनी चाहिए, और इनकी जो कॉस्ट है वो भी अफोर्डेबल होनी चाहिए बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर ये चीजें कोई फॉलो कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन। जो इसका कॉन्सेप्ट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का, ये क्या है इसको हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ IDL वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आर अवेलेबल टू द पीपल एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। जैसे मैंने पहले के टॉपिक में भी बहुत बार बोला है कि जो हेल्थ को एक्सेस लेना एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, हाँ, ये एक सेल्फ अंडरस्टूड भी है। तो इसको इंश्योर करना इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसेंशियल ड्रग शुड बी रेडिली अवेलेबल, है ना, ये ड्रग जो है वो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, एंड हैव पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, मेजोरिटी पॉपुलेशन के साथ इसका ताल्लुकात होना चाहिए। एविडेंस ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये ड्रग जो है वो सेफ भी होना चाहिए और सेम टाइम इफेक्टिव भी होना चाहिए। इसका अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, है ना, ये मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ताकि इसको अफोर्ड कर ले फाइनेंशियली। एश्योर्ड क्वालिटी में तो होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सेसिबल भी होना चाहिए, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में भी अवेलेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी अवेलेबल इन सुइटेबल डोजेज फॉर्म, और जो इसका डोजेज फॉर्म है वो भी एकदम से जो जरूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए। मतलब बेसिकली रेशनल ड्रग फॉर्मुलेशन यहाँ पे होना चाहिए।
तो ये जो ईडीएल है इसका एम क्या है, इट्स एम इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, ये ड्रग अवेलेबल रहे, अफोर्डेबल रहे एट अवर बजट कॉस्ट एंड एक्सेसिबल रहे, हर पॉपुलेशन को एक्सेसिबल रहे, टू प्रोमोट रेशनल ड्रग यूज। तब जाके हम रेशनल ड्रग यूज को लागू कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें रहेंगी, अगर कोई इसेंशियल ड्रग लिस्ट रहेगा और उसको हम सीरियसली लेके इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आगे का थेरेपी है वो रेशनल ड्रग यूज का कहलाएगा। एंड एट दी सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, और ये जो कॉस्ट हम बहुत इतना कर रहे हैं ना, ये इंडिया जैसे कंट्री जो एक डेवलपिंग नेशन है, या फिर जो साउथ एशियन कंट्री अपने अगल बगल के नेपाल है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, जो जितने भी ये एक बूमिंग इकोनॉमी वाले हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हेल्थ केयर एक बैरियर बन के आता है, तो उसको एकदम डिसॉल्व करना या कम करना बहुत जरूरी है। कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, और यहाँ पे ये चीजें कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। कम कॉस्ट के चक्कर में उसकी जो क्वालिटी है वो इंफीरियर नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा हमको याद रखना है, राइट। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई भी ड्रग इसेंशियल ड्रग लिस्ट में आ रहा है तो उसके हम क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे। पहले तो डिजीज का प्रिवेलेंस क्या है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे। ये इसेंशियल ड्रग लिस्ट इंडिया के लिए नहीं होती, इंडिया के भी हर स्टेट में अलग अलग इसेंशियल ड्रग लिस्ट हो सकती है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इसेंशियल ड्रग लिस्ट हो सकती है, हर जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, डिजीज पैटर्न के हिसाब से अलग अलग इसेंशियल ड्रग लिस्ट हो सकती है, जो पर्टिकुलर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकता है। लार्जली सिमिलर चीजें कंपोज होती है, और कहीं कहीं पे माइनर डिफरेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। डिजीज का प्रिवेलेंस क्या है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, उसकी क्लिनिकल इफिकेसी कितनी है, उसका सेफ्टी कैसा है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, और पब्लिक हेल्थ में इंपोर्टेंस क्या है, इस चीजों को हम एनालाइज करके कौन सी ड्रग को इसेंशियल ड्रग लिस्ट में डालना है ये हम डिसाइड करेंगे। ये क्या करेगा कि एक्सेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग में भी हेल्प करेगा, अननेसेसरी जो ड्रग यूज होते हैं उसको एकदम से मिनिमाइज कर देगा, ड्रग प्रोक्यूरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एकदम से कम कर देगा, बहुत आसान कर देगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, और जो है कॉस्ट इफिशियंसी तो इसकी रहेगी अगर हम ये चीजों को उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था कि रेशनल ड्रग यूज में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल था, ऐसे ही अभी हम देखेंगे कि इसेंशियल जो ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। सबसे पहला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है ड्रग इवेल्यूएशन। हम हर बार बोल रहे हैं कि सेफ होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये चीजें कहाँ से पॉसिबल होती है, इसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करना कि ड्रग कितना इफेक्टिव है, क्या ये ड्रग सेफ है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल ट्रायल करना, जो उसके भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके है ना कॉस्ट क्वालिटी सब चीजें तय करना, ये किसके हाथ में रहता है, ये बेसिकली फार्मासिस्ट के हाथ में रहता है। तो बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पे फार्मासिस्ट का, है ना। अगर हॉस्पिटल लेवल पे है तो जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है वो इस चीज को देखती है। प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन, है ना, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपी, इसका बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है फार्मासिस्ट के पास में। तो जो ड्रग इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ईडीएल बनाते टाइम पे। ऐसे ही पार्टिसिपेशन इन ड्रग सिलेक्शन कमेटी, जैसे हॉस्पिटल में मैंने फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का जिक्र किया, या फिर जो अपने हॉस्पिटल फॉर्मुलरी रहती है जो अगेन पीटीसी ही बनाती है, तो इसमें फार्मासिस्ट जो है वो जनरली चेयरमैन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कभी सेक्रेटरी भी रहता है ना, कभी चेयरमैन भी रह सकता है, कभी कभी मेडिकल पर्सन चेयरमैन रहता है। तो हाउएवर बहुत बड़ा एक इनहिबिटेबल रोल है, ये हम मान सकते हैं। और थेरेपेटिक जो अल्टरनेटिव है उसको रिव्यू करना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 2-3 अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हमको एक चूज करना है, तो डिपेंडिंग ऑन दी सेफ्टी, इफिकेसी एंड कॉस्ट वहां पे चूज करना, ये भी एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी बन जाती है। जो ड्रग प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है, ड्रग को लाने का, आउटसोर्स करने का प्रोसेस है, खरीदने का प्रोसेस है, उसमें भी फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ट्रेनिंग ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट हो, ट्रेनी फार्मासिस्ट हो, या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो जैसे फिजिशियन, नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उनको भी ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, ये एक बहुत बड़ा रोल है फार्मासिस्ट का पर्टेनिंग द इसेंशियल ड्रग लिस्ट। एंड फार्माकोविजिलेंस एस्पेक्ट तो है ही, कोई ड्रग सेफ है नहीं है, अगर नहीं है तो कौन से एडीआर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, तो उसको रिपोर्ट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, है ना। उसके हिसाब से फिर जो वहां से रिपोर्ट आती है या फिर कोई ऐसे इंफॉर्मेशन आता है सीडीएससी, तो उसको सर्कुलेट करना, रेगुलेट करना, हॉस्पिटल न्यूज लेटर, हॉस्पिटल बुलेटिन, फार्मेसी में उसको सारे लोगों को अवेयर करना, ये सब फार्मासिस्ट के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसको हर बार रिफाइन, अपडेट होने में आसानी होती है, और जो अपना अल्टीमेट थेरेपेटिक आउटकम है वो इम्प्रूव होगा।
तो यहाँ पे कुछ जो माइलस्टोन्स है एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको भी कुछ देख लेते हैं। तो 1975 में WHO की एक्सपर्ट कमेटी बैठी। तो 1977 में इस जो एक्सपर्ट कमेटी है इसने फर्स्ट एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट का एक मॉडल लिस्ट निकाला, जिसमें 186 ड्रग्स थी जो ग्लोबल था, और उन्होंने बोला कि इसको है ना कंट्री अपने अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है। ऐसे 1983 में लिस्ट एक्सपैंड हुई और उसमें पेडियाट्रिक जो फॉर्मुलेशन है वो ऐड हुए। ऐसे ही 1991 में जो रेशनल ड्रग यूज है उसका कॉन्सेप्ट लागू हुआ, और फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो होती है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा। 2000s के दशक में आके फिर वहां पे अपने जैसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो HIV एड्स जैसे डिजीज को ट्रीट करने में यूज होते हैं, या फिर बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए, बहुत सारे वैक्सीन्स हो गए, और बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी है जो एक बेसिक इसेंशियल ड्रग्स के तौर में इस लिस्ट में ऐड होते गए डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, है ना। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 1996 एनोडोमिनी पे फर्स्ट इंडिया ने जो है इसकी जो लिस्ट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसको अडॉप्ट किया, और फिर उसको कंटिन्यूसली टाइमली मैनर पे आज तक इंडिया अपडेट करता आ रहा है। फिर उसको 2003 में, 2011 में, 2015 में ऐसे इसेंशियल जो ड्रग लिस्ट है उसको अपडेट करते रहे। जो अपना करंट जो लेटेस्ट अपडेशन आया था वो 2022 में आया था। तो अगले 2-3 साल में फिर से एक बार इसका जो है वो अमेंडमेंट आ सकता है प्रोबेबली। जो इसके कंसर्न्ड पर्सन्स रहते हैं, अथॉरिटीज रहती है, वो इसमें कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, और जो अपने कंट्री में डिजीज का प्रिवेलेंस का जो डेटा आता है, जो ड्रग यूज का डेटा आता है, या फिर जो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हो रही है बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में, उसके डेटा को कंपाइल करके, ICMR का डेटा को कंपाइल करके, नीति आयोग का डेटा को कंपाइल करके, तब जाके ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी ड्रग इसेंशियल ड्रग लिस्ट में आना चाहिए और कौन सा इस लिस्ट से बाहर जाना चाहिए। होप यहाँ पे जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हर दिन की तरह हम ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज करना चाहेंगे। जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है ये ऐसे ड्रग्स की लिस्ट है जो ड्रग है ना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो नीड रहती है उसको सेटिस्फाई करते हैं, और जो सेफ भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, है ना। और बेसिकली ये अफोर्डेबल बनाते हैं हेल्थ केयर एक्सेस को। ऐसे ही जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी WHO से दिया गया था। बेसिकली क्या है कि जो अपना ये जो ड्रग है ये रिलेवेंट होने चाहिए, पब्लिक के साथ सेफ होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, है ना। जो नेचुरल ड्रग यूज को अचीव करने में हमको हेल्प करे, ये कुछ फीचर्स है। फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्वालिटी कंट्रोल से लेके इवेल्युएशन तक, है ना, ड्रग इंफॉर्मेशन से लेके सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, ऐसे ही इनको रिव्यू करना, अल्टरनेटिव ड्रग्स को एसेस करना, है ना, सबसे बेस्ट ड्रग को निकालना, ये सारे फार्मासिस्ट के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो ग्लोबल में इसका जो उदय है वो 1975 में हुआ। हाउएवर ये जो इंडिया में 1996 में इसका जो एडॉप्शन हुआ वो ऑफिशियली हुआ था, और जो इसका लास्ट लिस्ट अपडेट हुआ था वो ईयर 2022 में हुआ था। हैविंग सेड दैट, ये कुछ छोटी सी स्मॉल इंटरेस्टिंग येट सो मच पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कैसी लगी आप बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो, राइट। हैविंग सेड दैट, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसेंशियल ड्रग लिस्ट का ये यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ नाउ आई वांट टू अनाउंस कि जो अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 कोर्स है, सब्जेक्ट है, इसका जो अपना ऑफिशियल सिलेबस है वो यहीं पे एंड होता है, राइट। अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग केस मेरे को मिलता है, कोई केस स्टडीज मिलती है, ऐसा कुछ मिलता है तो मैं आगे इसमें ऐड करते रहूंगा। हाउएवर अपना जो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 का प्लेलिस्ट है वो यहीं पे खत्म होगा। तो कीप इन टच, स्टे में रहिए। और अभी हम प्रोबेबली सून, है ना, सून हम आई एम वर्किंग इन दी अनदर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, है ना, फॉर बीफार्म कोर्स। तो अगर आपके कोई फ्रेंड है वहां से तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं 2-3 दिन में हो सके तो मैं उसके नोट लाना चालू करूंगा, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी। हाउएवर वो जो अपना क्या बोलते हैं सिलेबस तरीके से बीफार्म के साथ फोकस होगा। हाउएवर बहुत सारे टॉपिक फार्मडी के साथ कॉमन है, ऑलमोस्ट 90% सिमिलरिटी है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली मैं सिस्टम के हिसाब से कवर करने वाला हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेके वहाँ पे भी आएंगे। सो मीट यू सून। सो थैंक यू फॉर अगेन लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू सून इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।